सो हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम टॉप एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी, जेकेएसएसबी, एसएससी, एनडीए, बैंकिंग, एसआई, कांस्टेबल और भी बाकी जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है? The headquarters of Economic and Social Commission for Asia and the Pacific is located at। जो हेडक्वार्टर है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी मनीला, ऑप्शन सी बैंकॉक, ऑप्शन डी हांगकांग। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है बैंकॉक। बैंकॉक जो है ये थाईलैंड की कैपिटल सिटी है, तो यहीं पे हमारा जो हेडक्वार्टर है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक वो बैंकॉक में लोकेटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू सिक्योर द फ्रीडम ऑफ पर्सन अपॉन अनलॉफुल? तो कौन सा ऐसा रिट है जिसको सुप्रीम कोर्ट इशू करता है एक पर्सन की फ्रीडम को सिक्योर करने के लिए? ऑप्शन ए हिबस कॉर्पस, ऑप्शन बी मैंडामस, ऑप्शन सी सर्सोररी, ऑप्शन डी को वारंटो। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है मैंडामस। तो देखो, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जस्टिसेबल हैं। अगर स्टेट इनको वायोलेट करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है ये रिट्स को जारी करता है। यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप्स की रिट्स हैं, जैसे कि हिबस कॉर्पस है, मैंडामस है, प्रोहिबिशन है, सर्सोररी है और को वारंटो है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए रिट्स को इशू करता है। ये पावर जो है ये कहाँ पे है? ये सुप्रीम कोर्ट का ये पावर कहाँ पे है? ये जो पावर है रिट्स को जारी करने का, ये हमारे आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, जो आर्टिकल 32 है वो पावर प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो रिट्स को इशू करे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट के लिए, फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए रिट्स को जारी कर सकता है। ये हमारे आर्टिकल 32 के अंडर आता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स इज। जो जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स हैं वो क्या हैं? ऑप्शन ए एज इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, क्या वो इंडियन आर्मी की एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है? ए बटालियन ऑफ राष्ट्रीय राइफल्स, क्या वो राष्ट्रीय राइफल्स की एक बटालियन है? ऑप्शन सी द नेम ऑफ आर्म्ड फोर्स ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, क्या वो जम्मू एंड कश्मीर की जो आर्म्ड फोर्स है उसका नाम है? या अ पैरामिलिट्री फोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या वो पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, ये एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच सेक्टर करंटली कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया? कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि करंटली हमारे जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है? ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन बी सर्विसेज, या ऑप्शन डी मैराइन सेक्टर। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आता है और टर्शियरी में हमारे पास सर्विस सेक्टर आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की तो यहाँ पे हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही लो है, एग्रीकल्चर मीडियम है और सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो अगर देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही कम लोग काम करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग अगर कहीं पे काम करते हैं वो हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में मोर देन 55% हमारे इंडिया के लोग जो हैं वो काम करते हैं, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, लो यील्ड है, लो प्रोडक्शन है, उसकी वजह से सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर कोई कंट्री हम डेवलप्ड कंट्री मानते हैं तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है,
जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग स्टेबल होगी तो हम कहेंगे कि हाँ हमारी कंट्री जो है वो तरक्की याफ्ता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बैकबोन है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू द साइमन कमीशन रिकमेंडेशंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन के लिए कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर ए, इट रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरची विद द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविजंस। क्या इसकी रिकमेंडेशन ने डायरची को रिप्लेस करने का कहा और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बनाने का कहा प्रोविजंस में। ऑप्शन बी, इट प्रपोज्ड द सेटिंग ऑफ इंटर प्रोविजनल काउंसिल्स अंडर द होम डिपार्टमेंट। या इसने प्रपोज किया कि आप इंटर प्रोविजनल काउंसिल्स को सेट करो अंडर होम डिपार्टमेंट। स्टेटमेंट सी, इट सुगेस्ट्स द अबॉलिशन ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर। या फिर इसने ये मशवरा दिया कि जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर से उनको अबॉलिश करो एट सेंट्रल लेवल पे। स्टेटमेंट डी, इट रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस विद अ प्रोविजन फॉर इंक्रीज्ड पे एंड अलाउंस फॉर ब्रिटिश रिक्रूट्स एज कंपेयर्ड टू इन इंडियन रिक्रूट्स। इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, इट रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरची विद रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविजंस। जो साइमन कमीशन है उसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि आप डायरची को रिप्लेस करो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के साथ जो प्रोविंसेस हैं उनमें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस बाय द गवर्नमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, cutting the tax rates. Option statement second, increasing the government spendings. Statement third, abolishing the subsidies. In context of the economic recession, which one of the above action can be considered a part of the physical stimulus package? कौन सा एक ऐसा है जो कि एक्ट करता है एज अ फिजिकल स्टिमुलस पैकेज ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन। इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, यानी कि कटिंग द टैक्स रेट्स एंड अबॉलिशिंग द सब्सिडीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी का वो किस चीज से बना हुआ है। ऑप्शन ए, वाइन्स एंड आर्टरीज, लिम्फ वेसल्स एंड नोड्स, ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड, कैपिलरीज एंड वाइन्स। इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड। ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। ब्लड, हार्ट और वेसल्स मिलकर हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। ठीक है, अल्पस माउंटेन्स एंड हिमालयाज आर क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस ऑफ। जो माउंटेन्स हैं ये डिफरेंट प्रोसेसेस की वजह से बनते हैं। प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, जब उनका टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, वोल्केनोज की वजह से, प्लेट कन्वेक्शन की वजह से, फोल्डिंग की वजह से। तो इसी तरह जो एल्प्स और हिमालयास हैं ये किस प्रोसेस की एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए, प्लेट ओविंग। ऑप्शन बी, वोल्केनिक एक्टिविटीज। ऑप्शन सी, प्लेट कन्वेक्शन। ऑप्शन डी, फोल्डिंग। ये जो अल्पस और हिमालयास माउंटेन्स हैं ये फोल्डिंग की वजह से बने हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि फोल्डिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन लेयर इज पार्ट ऑफ विच लेयर। ओजोन लेयर किस लेयर की पार्ट है। ऑप्शन ए, मेसोस्फीयर। ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन सी, थर्मोस्फीयर। ऑप्शन डी, ट्रोपोस्फीयर। इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रोपोस्फीयर, सारे वेदर फिनोमिना ट्रोपोस्फीयर पे होते हैं। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर पे जो है ओजोन लेयर प्रेजेंट है। उसके बाद है मेसोस्फीयर और उसके बाद आती है थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर के बाद आती है एक्सोस्फीयर। ठीक, तो जो ओजोन लेयर है ये हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। जो सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है।
जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो बहुत ही हार्मफुल होती हैं क्योंकि वो स्किन कैंसर को कॉज करती हैं, उनकी वजह से स्किन कैंसर होता है। तो ओजोन लेयर जो है ये हमें उन हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है जो कि सन से आती हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज सन से आती हैं। इसका फार्मूला O3 होता है, ठीक है। लेकिन ओजोन को कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि डैमेज करते हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। हम ओजोन की जब थिकनेस जो रिड्यूस हो जाती है तो हम बोलते हैं कि ओजोन डिप्लीट हो रही है, ठीक है। ये ओजोन डिप्लीशन भी होती है, इसकी डिप्लीशन भी होती है। इसकी वजह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो उसकी वजह से ये डिप्लीट भी होती है, ठीक है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच वन अमंग द फॉलोइंग रॉक इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक? कौन सी एक रॉक ऐसी है जो सेडिमेंट्री रॉक नहीं है? ऑप्शन ए शॉल, ऑप्शन बी लिमस्टोन, ऑप्शन सी स्लेट स्टोन। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है स्लेट। स्लेट जो है ये सेडिमेंट्री रॉक नहीं है, बाकी लिमस्टोन और सैंडस्टोन जो है ये सेडिमेंट्री रॉक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड